that we found that if we want to say some object is performing in an SHM, that object will follow two conditions. दो conditions वो object follow करेगा. First ये कि उसके अंदर जो restoring force होगा, वो restoring force हमेशा object को mean position पे ले जाने में help करेगा. मतलब restoring force will always support the object to come at the equilibrium position. वो हमेशा आप जब भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करते हो या कंप्रेस करते हो, रिस्टोरिंग फोर्स का एक ही काम है कि वो ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, मीन पोजीशन पे या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले जाएगा. और दूसरा पार्ट ये कि एट मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो सबसे मिनिमम होगी. सो जब ये दोनों कंडीशंस फॉलो होंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज ट्राई टू bring the object at mean position and at mean position potential energy का value will be minimum. जब ये दोनों conditions follow होंगे तभी हम बोलेंगे कि जो भी oscillatory motion है, oscillatory periodic motion है, उस वो SHM है. तभी हम oscillatory periodic motion को SHM का नाम देंगे. When these two conditions are satisfied. Okay, clear with the part. So this was all about the conditions of your when your oscillatory periodic motion is considered to be an SHM, when your restoring force try to bring the object at the mean position, and at mean position your potential energy is minimum. आपके हर पॉइंट से सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे होती है. ओके, इसीलिए जो पेंडुलम मूव होता है इट परफॉर्म्स एन SHM. जो पेंडुलम होता है वो SHM परफॉर्म करता है. At the mean position, the kinetic energy is maximum, जिसकी वजह से पेंडुलम आगे की तरफ बढ़ता है. At a particular height, एक पॉइंट पे जाने के बाद पूरा काइनेटिक जो है पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है. When your pendulum moves, this is something new. प्लीज ध्यान से सुनो, आगे इसके बारे में और डीप में पढ़ेंगे. When pendulum moves, what is one oscillation? एक्सट्रीम से चालू है, दूसरे एक्सट्रीम तक गए, वापस इनिशियल पर आ गए. This is your one oscillation from extreme position. Okay, so at this particular point, this is the mean position, this is the equilibrium position. At this particular point, आपका potential energy अगर ideal लिया जाए तो it is 0 और minimum, और पूरा का पूरा energy kinetic energy में converted होता है. वहीं पे at this two extremes, आपका potential energy is maximum and kinetic energy becomes 0, जहां पर वो stop होकर वापस return back आता है. Okay, और यहाँ पर रिस्टोर करने का काम ग्रेविटी का होता है, ग्रेविटी हेल्प करती है यहाँ पर. ओके, सो दिस पॉइंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज टर्निंग पॉइंट्स. इनको टर्निंग पॉइंट्स भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ से ये टर्न बैक हो जाता है. दिस पॉइंट्स इन पेंडुलम आर कंसिडर्ड टू बी टर्निंग पॉइंट्स, जहां पर आपका काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 0, मींस योर टोटल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज एन आइडियल कंडीशन. ओके, in the terms of your practical life, you can say at this particular point your kinetic energy is minimum. So these particular points are considered to be your what we can say, they are called as turning points of your SHM. Now these are the two conditions when your body is set to perform an SHM. Next is we have already discussed about the Hooke's law. Ki in Hooke's law what happens when you write the equation, your restoring force is directly proportional to minus of x. So F is equals to minus of kx. Is k को, this k is called as force constant. और इसके बारे में मैंने तुमको काफी अच्छे से समझा था कि फोर्स कांस्टेंट को डिफाइन कैसे कर सकते हो. इट इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. ओके, ये जितना ज्यादा हाई होगा, इस के की वैल्यू जितना ज्यादा हाई होगी वो उतना ज्यादा अपने आप को चेंज नहीं होने देगा, चेंज रेजिस्ट करेगा. ओके, के वैल्यू हाई है, इसका मतलब वो मोस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिस्टोर कर रहा है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट में. ओके, so K can be defined as restoring force per unit displacement. So ये जितना ज्यादा हाई होगा वो उतना ज्यादा रेसिस्ट करेगा अपने अंदर चेंज होने में. ठीक है, वो फटाफट अपनी पोजीशन पे आ जाएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द एनर्जी को वो क्या करता जाएगा, रिस्टोर करता जाएगा. अगर कोई एक ऐसा स्प्रिंग है जिसका K वैल्यू इज गिवन, K वैल्यू इज हाई, जब जैसे आप उसको स्ट्रेच करोगे फटाक से अपनी जगह पे चला जाएगा, जैसे आप उसको स्ट्रेच करोगे फटाक से अपनी जगह पे चला जाएगा. क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर चेंजेस लाने नहीं देगा. ओके, सो एज मैंने एग्जांपल दिया था रिस्टोरिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट को, फोर्स कांस्टेंट को समझाने का कि मैंने मेरा और मयूरेश का एग्जांपल दिया था
कि अगर मुझे कोई फटाक से कुछ भी बोलेगा तो मेरे अंदर चेंजेस दिखाई देगा, मीन्स माई के वैल्यू इज लेस। के वैल्यू लेस होना अच्छी बात नहीं है, आपके अंदर फटाक से चेंजेस कभी नहीं आना चाहिए। यू शुड चेंज इजीली, यू शुड नॉट चेंज इजीली। मयूरेश का के वैल्यू इज हाई, वो अपने अंदर जल्दी चेंजेस लाने नहीं देगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फोर्स कांस्टेंट। ओके, सो दिस इज व्हाट वी स्टडीड। उसके बाद मैंने आपको हार्मोनिक एंड नॉन हार्मोनिक मोशन बताया था कि कैसे पहचान सकते हैं, बाय टेकिंग डबल डेरिवेटिव्स। अगर एक बार डबल डेरिवेटिव लेके वो जो भी पर्टिकुलर फंक्शन है वो आपके प्रीवियस जो ओरिजिनल फंक्शन का मल्टीपल आता है, डबल डेरिवेटिव का आंसर अगर ओरिजिनल फंक्शन का मल्टीपल आता है तो योर पर्टिकुलर फंक्शन इज अ हार्मोनिक मोशन और इज अ हार्मोनिक फंक्शन। और वहीं पे अगर वो डबल डेरिवेटिव करने के बाद आपके ओरिजिनल फंक्शन का मल्टीपल नहीं आता है, देन यू से दैट दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज नॉट एन हार्मोनिक मोशन। ओके, सो कोई मोशन पीरियोडिक हो सकता है बट वो हार्मोनिक है या नहीं है वो ये चीज डिसाइड करती है। ओके, सो मोशंस कैन बी पीरियोडिक बट वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है वो ये कंडीशंस डिसाइड करता है, दिस टू कंडीशंस। ओके, सो लेट्स गो अहेड विद द डेरिवेशन, दैट इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट एन एसएचएम। आप पूरे सिंपल हार्मोनिक मोशन को विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हो। लेट्स गो अहेड विद दैट। सो द डेरिवेशन इज differential equation of SHM. Differential equation of SHM. Okay. अब let us consider an linear SHM जिसमें आपका जो restoring force है वो क्या कर रहा है, it is directly proportional to x according to the Hooke's law, but in the opposite sense, of course. The directions of your displacement and the restoring force are in opposite direction. So you know according to Hooke's law, okay, your F is directly proportional to x minus of x. F is equals to minus kx. Okay, now you know that this F can be written as according to the Newton's second law of motion. According to the Newton's law of motion, F can be written as mass into acceleration, that is equals to minus k into x. अब आपको पता है कि ये जो acceleration है, this part, this can be written as, आपको पता है कि velocity कैसे लिख सकते हो आप, velocity is dx by dt, correct है। So what is acceleration? Acceleration is dv by dt. So ये side इसका double derivative हो जाएगा, so that becomes d square x by dt square, correct। So acceleration को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, in the terms of derivative it can be written as m into d square x by dt square is equals to minus kx. Okay, so next what, m को यहाँ भेज दो, d square x by dt square is equals to minus k by m into x. अब यहाँ पर इसको shift करो, you'll get the equation as d square x by dt square. As you can see, it is harmonic motion, multiple of the, when you take the double derivative, you will find that it is a multiple of the original function. Original function is this x. Okay, so this shows that SHM is an harmonic motion, इसीलिए इसका नाम simple harmonic motion दिया हुआ है। Okay, so d square x by dt square is equals to minus k by m into x. इसको यहाँ पे shift किया, plus k by m into x is equals to 0. Okay, now आयुष ये कैसे आया, कैसे नहीं समझ, कुछ है ऐसा जो नहीं समझा स्टेप में? Hello, क्या miss? नहीं समझा? हाँ बोलो मैम। वो d square x by dt square वो पिछले पेज का वहां से नहीं समझा मैम, फिर से बताओ ना। वेलोसिटी इज dx by dt, मानते हो? वेलोसिटी इज dx by dt, मानते हो? Yes, yes. What is acceleration? This is mass into acceleration, correct? Force है ना ये?
So it is dv by dt. So dv by dt, you are taking a derivative d by dt of dx by dt. So this simply becomes dv by dt is your acceleration, correct? So this becomes d square x by dt square. समझा आयुष? नहीं मैम, वो सेकंड स्टेप क्या हुआ, कुछ कैसे हो गया पता ही नहीं चला। ये वाला बोल रहे हो? नहीं मैम, यहाँ पे आपने v इक्वल टू dx by dt तक समझा, इसके बाद क्या है? v is equals to dx by dt. हाँ आयुष वापस से, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन dv क्या by होता dt, है? dv by dt. वेलोसिटी। हाँ तो मैंने इन दोनों के आजू बाजू डेरिवेटिव ले लिया उसको एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, एज यू कैन सी, तो हाँ बेसिक स्टेप है। सो दिस मैम बिकम दोनों को dv by एक्सेलरेशन में dt. कन्वर्ट करने के लिए लिया ना? हाँ, dv by dt को एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करने के लिए Yeah. लिया। दिस इज अ वे टू डिराइव। आपको नहीं पता इसके बारे में? पता है। कोई बात नहीं, यहाँ पे अब समझो। फर्स्ट रिलेशन वाज, व्हाट वाज द फर्स्ट रिलेशन? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, f is equals to minus kx. f is given by m into a is equals to minus kx. अब मैं a को इन द टर्म्स ऑफ x लिख रही हूँ। मुझे पता है v क्या होता है, व्हाट इज v? v is dx by dt. और मुझे क्या चाहिए? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv by dt, मतलब मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इस v का। तो ये साइड डेरिवेटिव ले रही हूँ तो ये साइड भी लेना पड़ेगा। तो d by dt इंट्रोड्यूस किया मैंने दोनों साइड में। ये साइड बन गया dv by dt, ये साइड बन गया d by dt of dx by dt. So d into d, this becomes d square x by dt square. और यहाँ पे ये dv by dt a बन गया, मीन्स a can be replaced by d square x by dt square. समझा सबको? ये स्टेप क्लियर हुआ सबको? आयुष, आयुष, ओके फाइन। सो एक्सेलरेशन को मैंने रिप्लेस किया है बाय डी स्क्वायर एक्स, मींस आई हैव सब्स्टिट्यूटेड एक्सेलरेशन एज डी स्क्वायर एक्स बाय dt स्क्वायर. सो m into d square x by dt square is equals to minus kx. अब क्या किया मैंने? m को नीचे भेज दिया. So this becomes d square x by dt square is equals to minus k by m into x. इसको यहाँ पे लेके गई, the equation becomes d square x by dt square is plus k by m into x is equals to 0. इस फॉर्म में इक्वेशन मिला है हमको. दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ योर एसएचएम. दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ योर एसएचएम. ये इक्वेशन है जिसकी हेल्प से आप एसएचएम को, सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करते हो. अब जरा यहाँ पर समझना ध्यान से, मैं कुछ लिख रही हूँ, प्लीज हियर एवरीवन. अब हमको पता है कि हमारा जो एसएचएम है वो हार्मोनिक फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है. इट कैन बी एनीथिंग, साइन ऑफ ओमेगा टी एंड कॉस ऑफ ओमेगा टी. अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं, फर्स्ट डेरिवेटिव dx by dt, क्या बन जाएगा ये? What will be the first derivative of sin omega t? आंसर करो. What will be first derivative of sin omega t? It will be omega cos omega t. Correct है? What will be double derivative of this particular function? d square x by dt square. d square x by dt square. अब इसका वापस से डेरिवेटिव लोगे, तो जब वापस से डेरिवेटिव लोगे, this will become minus of omega square sin omega t. करेक्ट है? मतलब एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पर जो आगे ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में आ रहा है, दिस इज योर x. आगे जो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में आ रहा है, दैट इज ओमेगा, योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी. दिस ओमेगा स्क्वायर, दिस ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब आगे ओमेगा स्क्वायर आ रहा है. और वहीं पर यहाँ पर आगे क्या आ रहा है जब डबल डेरिवेटिव लिया तो? माइनस के बाय एम, जिसको हमने, मतलब ये माइनस के बाय एम एक्चुअली में है क्या? दिस इज योर ओमेगा स्क्वायर. इफ यू कंपेयर दिस टू इक्वेशंस, दिस माइनस के बाय एम इज रिप्रेजेंटिंग एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सो हेलो, जब ये यहाँ पे आ गया, दैट इज, हेलो, तो हाँ, तो फिर मैम वो x तो साइन ओमेगा टी रहेगा ना? हाँ हाँ, उससे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप x को. सो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, मैं समझाती हूँ, रुको. k बाय m is represented by omega square. So this equation will become d square x by dt square omega square x. Sorry, this is omega. This is omega square. Correct.
So this k by m is what? This k by m is your omega square. So you'll replace this k by m by this omega square, and your equation becomes d square x by dt square plus omega square x is equals to 0. This is the differential equation of your SHM. क्या नहीं समझा आप पूछो. मैम ये माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी है ना, जो लास्ट में आपने बाजू में लिखा है. हाँ, तो उसमें आपने क्या अभी कुछ तो कंपैरिजन किया ना एक ऊपर वाले इक्वेशन से, तो वो नहीं समझा वेट. ठीक है, मैं समझाती हूँ. अब तुमको यहाँ पे ध्यान दो, मैंने इसलिए समझाया है. हाँ, लेट्स गो अहेड. मैं वापस से कंपेयर करके बताती हूँ कि वाई आई एम टेकिंग के बाय एम एज ओमेगा स्क्वायर. ओके, यहाँ पे वी नो दैट एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ हार्मोनिक फंक्शन साइन ऑफ ओमेगा टी. When you take the double derivative of harmonic function, you will find that कि double derivative लेने के बाद it will be minus omega square into sin of omega t. अब ये sin of omega t क्या है तुम्हारा? x, करेक्ट है. और यहाँ पर यही x ये है, d square x by dt square ये है. मतलब ये k by m किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? ये जो माइनस k by m है यहाँ पर, ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? दिस माइनस ओमेगा स्क्वायर को. Means your omega square here, this k by m is your omega square, that is your angular frequency. So k by m can be written as omega square. So this equations becomes d square x by dt square. k by m को हमने omega square से angular frequency से replace किया है by comparing these two equations. d square x by dt square plus omega square into x is equals to 0. ये k by m वही वैल्यू है जो यहाँ पर omega square कर रहा है. This both things are same. यहाँ पे k by m के टर्म्स में दिया है और यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में दिया है. कैजान डबल डेरिवेटिव क्यों लिया, ये बार बार क्या पूछने का मीनिंग है? मैंने ऑलरेडी समझाया है कि आप डबल डेरिवेटिव लेके आप क्या रिप्रेजेंट करते हो. डबल डेरिवेटिव लेके आप क्या रिप्रेजेंट करते हो कि सिंपल इज योर फंक्शन इज अ हार्मोनिक फंक्शन. हाँ. सो दिस बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन. अच्छा, आप लोग एक ही क्वेश्चन हर दिन क्यों पूछते हो? मींस यू डोंट रिवाइज व्हेन यू कम टू क्लास. So this is all about the differential equation of your SHM. क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, राइट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM. इट इज इंपॉर्टेंट. मैं वापस से पूरा डेरिवेशन रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनते जाओ. यो, इस इक्वेशन को न्यूमेरिकल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आई विल गिव यू द सम्स. वो आपको कोई भी एक फंक्शन, मैंने ऑलरेडी समझाया है, आपको कोई भी एक फंक्शन दे देंगे और बोलेंगे कि फाइंड आउट दैट इट इज SHM और नॉट. आप उसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे. अगर उसका डबल डेरिवेटिव मल्टीपल आया तो वो SHM परफॉर्म कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है. ये चीज मैं पहले ही बता चुकी हूँ. लेट्स गो अहेड विद द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM. हाउ यू रिप्रेजेंट द SHM? According to the Hooke's law, f is directly proportional to minus x. F is equals to minus of kx, where k is known as force constant. According to the Newton's law of motion, your force can be written as m into a is equals to minus kx. V is dx by dt. So if I take derivative on both the sides, this becomes dv by dt and this becomes d square x by dt square. dv by dt is your acceleration. Substitute this acceleration as d square x by dt square in the above equation. So your equation becomes m into d square x by dt square is equals to minus kx. Now ये m को नीचे भेजते हैं. d square x by dt square is equals to minus k by m into x. Now जब आप अगर इस इक्वेशन को, इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन को अगर आप इससे कंपेयर करो कि if you take the function x is sin omega t, if you represent the function with the help of a sin omega t, okay, why I am representing it by sin omega t? Because sin omega t is a harmonic function. As we know कि जो ये जैसे ये behave करेगा वैसा ही sin omega t behave करता है. It obeys sin omega t. तो जैसा जैसा sin omega t behave करेगा वैसे वैसे ये मेरा function behave करने वाला है. So I am comparing these two functions. So when I take the derivative of sin omega t,
this simply becomes double derivative of sin omega t. You will get d square x by dt square is equals to minus omega square sin omega t. So d square x by dt square यहाँ पे क्या आ रहा है? Minus omega square and sin omega t was your x. तो यहाँ पर जो मल्टीपल आया है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पर जो मल्टीपल आया है वो माइनस के बाय एम है. मतलब जो काम यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर करने वाला है वही काम यहाँ पे माइनस के बाय एम करने वाला है. So I have replaced this minus k by m by omega square, and this omega square is your angular frequency. Okay, so this k by m, this minus k by m can be replaced by minus omega square. Minus minus got cancelled, so omega square is k by m. Correct. So अगर आप इसको यहाँ पर लेकर आ रहे हो, so your equation is d square x by dt square plus k by m into x is equals to 0. k by m हमारा क्या है? What is k by m? k by m is your omega square. So you can substitute that equation and you will get the equation as d square x by dt square plus omega square into x is equals to 0. ये रिलेशन आप बहुत जगह पे यूज करोगे जहाँ पे आपको k की वैल्यू दी होगी, मास ऑफ द स्प्रिंग दिया, मास ऑफ द ब्लॉक दिया होगा, k की वैल्यू और मास दिया होगा और आपको बोलेगा ओमेगा निकालो. तो सिंपली व्हाट यू नीड टू गो फॉर, यू नो दैट ओमेगा स्क्वायर इज k by m. सो ओमेगा क्या होगा? अंडर रूट ऑफ k by m. मतलब आपके स्प्रिंग का एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आपके स्प्रिंग का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये दोनों फैक्टर्स डिसाइड करते हैं. एक तो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज फोर्स कांस्टेंट और दूसरा आपका मास. ये दोनों चीज आपके स्प्रिंग का एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है. ओके, एंड दिस मास इज मास ऑफ द ब्लॉक. बोलो मैम, एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन, x की जगह फिर sin x क्यों नहीं लिखा आपने? साइन एक्स क्यों लिखोगे? क्योंकि आपने बोला ना माइनस ओमेगा के बाय एम के प्लेस पे रिप्लेस किया, तो फिर x के प्लेस पे भी तो sin x को रिप्लेस कर सकते हो, कर सकते हो. Not मतलब a- x, हाँ कर सकते हो. आप साइन ओमेगा, आपके x की जगह पे साइन ओमेगा टी डाल दो, आपका इक्वेशन ओमेगा के टर्म में हो जाएगा पूरा. बट दिस इज द वे ऑफ राइटिंग योर व्हाट वी कैन से, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम. इस तरीके से लिखा जाता है. आप x की जगह पे साइन ओमेगा टी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि x वैसा ही बिहेव करेगा जैसे साइन ओमेगा टी बिहेव करेगा. उसका पूरा बिहेवियर ही साइन ओमेगा टी जैसा है, इसीलिए तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन बोला जा रहा है. इसका बिहेवियर ही पूरी तरीके से हार्मोनिक फंक्शन जैसा है, इसीलिए हार्मोनिक फंक्शन का यूज करके इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है. मैंने आपको ये समझाया, आपको डायरेक्टली बुक में ये दिया गया है कि सब्स्टिट्यूट k by m एज ओमेगा स्क्वायर, बट मैंने आपको समझाया कि क्यों k by m को ओमेगा स्क्वायर लेते हैं हम. Why we take k by m as omega square, that I have explained you here. Okay, so आपका जो स्प्रिंग होता है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपका स्प्रिंग कांस्टेंट और मास ऑफ द ब्लॉक डिसाइड करता है. स्प्रिंग कांस्टेंट और मास आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करता है. इफ योर स्प्रिंग इज मासलेस, अगर स्प्रिंग का मास है तो वो भी वहां पे कंसिडर किया जाता है. बट अभी आपको आइडियल कंडीशन लिया जा रहा है कि योर स्प्रिंग इज मासलेस, दिस मास इज मास ऑफ अ ब्लॉक, नॉट मास ऑफ द स्प्रिंग. तो आप जो ब्लॉक लगाए हुए हो उसका मास और आपका स्प्रिंग कांस्टेंट का k, ये दोनों डिसाइड करता है कि आपका जो स्प्रिंग है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी. इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर स्प्रिंग एंड पर्टिकुलर ब्लॉक. पर्टिकुलर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट होगी. एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए ये पर्टिकुलर वैल्यू कांस्टेंट होगी. समझ में आया? आर यू क्लियर विद डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम? क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, राइट डाउन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम. तो आपको ये चीज प्रूव करनी है पूरी, आपको ये पार्ट नहीं दिखाना है. डायरेक्टली आप यही बोलोगे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू k by m, so the equation becomes d square x by dt square plus omega square into x is equals to 0. आपको ये दिखाना नहीं है कि ओमेगा स्क्वायर को क्यों कंपेयर किया, ये मैंने आपको समझाया है. दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि why this k by m is taken as omega square. Okay, आर यू क्लियर? कोई डाउट है तो पूछो. Where your omega is the angular frequency, keep it in mind. This omega here is the angular frequency. So this is the differential form of linear SHM. Are you clear with the derivation? Should I go ahead with another derivation now? आज जो भी डेरिवेशंस करवा रही हूँ सब आपको 3 times प्रैक्टिस करना है और लर्न करके रखना है. Then I'll take the test of derivative. Differential equation, sorry. So let's go ahead. हमको अब यहाँ तक तो पता चल गया
कि SHM का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? डिफरेंशियल, हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन of SHM can be written as d square x by dt square plus omega square x is equals to 0, where omega square is equals to k by m. Okay, where omega is your angular frequency, k is a force constant and m is the mass of the block. Okay, now let's go ahead. We'll try to calculate acceleration now. अब acceleration calculate करते हैं in the terms of omega square and x. So we'll try to calculate acceleration in the terms of omega square and x, velocity in the terms of omega square and x, and displacement x in the terms of omega square and x. हम सारी चीजें in the terms of omega square and x में calculate करेंगे. Let's go ahead. Okay, first we'll go ahead with the acceleration. You know that the differential equation is given by d square x by dt square plus omega square x is equals to 0. अगर आपको बोला क्या कि calculate the acceleration of an SHM, तो आपको ये इस derivation के लिए जाना है. Now we know that, इसको आप यहाँ भेज दो, जिसके हेल्प से ये प्रूफ किया है वही चीज रिवर्स कर रहे हैं हम, बाकी कुछ अलग नहीं है. d square x by dt square is equals to minus omega square x. d square x by dt square is your acceleration. So simply the equation becomes d square x by dt square is acceleration minus omega square x. That's all. I have just reversed the equation. आपने वहाँ पे acceleration के हेल्प से differential equation निकाला था. अगर आपको acceleration निकालने बोला तो आप वही equation लेके reverse लिख दोगे. Then you will get the acceleration in the terms of omega and x. And where you know that omega square is what? What is omega square? K by m. Minus omega square is minus k by m. But omega square is only k by m. Okay. So this is about that. This is the derivation for your acceleration in the terms of omega and x. सिर्फ वो जो चीज लेके हमने इसको प्रूव किया था उसी को उल्टा लिख दिया है. अगर they are saying कि represent the acceleration, calculate the acceleration. So you have to go like this. Okay. Next, let's calculate the velocity now. वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं. अब दिमाग में आ रहा होगा कि मैम वेलोसिटी तो कैलकुलेट की जा सकती है, डायरेक्टली इसी का रिवर्स पोजीशन में आप वेलोसिटी लेके जाओ, आपको वेलोसिटी भी मिल जाएगी. बट थोड़ा सा मॉडिफाइड वे में लेते हैं. क्या मॉडिफाइड वे में ले रहे हैं? क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी का अलग अलग वैल्यूज आता है हर जगह पे. ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन का भी आता है, बट लेट्स डिराइव द पार्ट एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि वेलोसिटी में क्या डिफरेंस हो रहा है. लेट्स गो. Now we want to calculate the velocity of an SHM. Okay, we'll take the help of this differential equation only. d square x by dt square is equals to minus omega square x. That is true. d square x by dt square actually में कैसा था? d by dt of dx by dt is equals to minus omega square x. Okay. Now, next. Now we know that dx by dt is what? What is dx by dt? Dx by dt is your velocity, correct? So d by dt of minus omega square x. Let's go ahead. मैं आगे समझाऊंगी कि क्यों इसको मॉडिफाई करके आगे सॉल्व करना पड़ा. So we got dv by dt is equals to minus omega square x. Okay, अब क्या करेंगे? Let's multiply and divide by dx. Okay, अब what we are going to do is here, ये दोनों को एक्सचेंज करते हैं जरा. dv by dx into dx by dt is equals to minus omega square x. Okay,
dx by dt is velocity, dv by dx dot v is equals to minus omega square x. ये dx को यहाँ पे भेज दो, so it will be, this will be v dv is equals to minus omega square x dx. Okay, ये this is called a separative form of differential equation. जब आपको ऐसा कोई differential equation solve करना होता है तो this is called a separative form of integration. जो 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 जिसके साथ बिलोंग करता है आप उसके साथ भेजते हो और उसको इंटीग्रेशन करते हो दोनों साइड पे. जब आप इंटीग्रेशन सीखोगे तो वहां पे आप ये चीज सीखने वाले हो, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स. बाद में बताती हूँ कि एक्सेलरेशन में ये सारी चीजें क्यों नहीं की गई. So this simply becomes taking integration on both the sides. This is v dv is equals to minus omega square को बाहर रखती हूँ x dx. Okay. Now v dv का integration you know. What is the integral of v dv? Integral of v dv is, it is simply v x सही है. x dx का integration is x square by 2. वैसे v dv का integration is v square by 2 is equals to minus omega square x square by 2 plus constant. This c is known as integration of constant. Okay. Now I want to calculate this c. मुझे ये c consider करना, निकालना है. So I want to calculate the c value. What I will go for? I will go for initial condition. And I am considering that the particle, when the particle is at extreme position, मैं मेरे particle को extreme position से start कर रही हूँ. Particle is at extreme position. My velocity is 0 because whole kinetic energy is being converted to potential energy. So when x is at plus minus a means maximum amplitude. Maximum amplitude पे ही आपका पूरा का पूरा kinetic potential में convert हो गया होता है. अगर pendulum के terms में समझो तो और better way में समझोगे. This part is the amplitude. So this is your maximum amplitude from mean position. This is your plus a and this is your minus a. तो जब वो प्लस माइनस ए पे, जब आपका x प्लस माइनस ए पे होता है, या तो प्लस ए पे या तो माइनस ए पे, आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है. तो मैंने इनिशियल कंडीशन ये लिया है कि मैंने मेरा जो पेंडुलम है मैंने पर्टिकुलरली यहाँ से स्टार्ट किया है, या मैंने मेरा जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच करके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से स्टार्ट किया है, जहाँ पे मेरा इनिशियली द वेलोसिटी इज 0. ओके, सो दिस इक्वेशन बिकम्स, दिस पार्ट इज 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर, दिस x either you can take plus a or minus a. मैं plus a के साथ आगे बढ़ रही हूँ कि मैंने plus a extreme position से start किया है. Okay, so this is a square by 2 plus c. अब ये यहाँ चला जाएगा. c is equals to omega square a square by 2. आपकी c की वैल्यू ये आ गई. This is your constant of integration का वैल्यू. आप आगे जाके पढ़ोगे कि जब भी आपको constant of integration निकालना होता है तो आप हमेशा इनिशियल कंडीशन को यूज करके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालते हो. दिस यू विल स्टडी इन इंटीग्रेशन. ये सारी चीजें आप इंटीग्रेशन में पढ़ने वाले हो. ओके, यू विल यूज द इनिशियल कंडीशन एंड यू विल कैलकुलेट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो आपकी सी की वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2. नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट इट इन द अवर इक्वेशन. v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू क्या था? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2. सी की जगह पे व्हाट आई एम सब्स्टिट्यूटिंग? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2. अब ये 2 हर जगह से कैंसिल हुआ. वी गॉट द इक्वेशन एज v स्क्वायर, यहां से ओमेगा स्क्वायर कॉमन करोगे एंड यू कैन राइट इट एज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. नाउ अब आपको पता है कि दिस a कैन बी प्लस, लेट्स टेक एन स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स. सो v इज इक्वल्स टू plus minus omega under root of a square minus x square. So this is the equation for velocity in the terms of where this a is the amplitude, omega is the angular frequency and x is the displacement. आपकी acceleration का value आया था, it was minus omega square x, और आपकी velocity का value आया है plus minus omega under root of a square minus x square. इसका इतना क्यों करना पड़ा?
इसका इतना क्यों करना पड़ा? क्योंकि ओमेगा स्क्वायर एक्स आपका डायरेक्टली आंसर देता जा रहा है। वेलोसिटी को अब अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। आपको एक ऐसे जनरल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना है कि जहां पर भी आप एक्स की वैल्यू डाल दो आपको v की वैल्यू मिल जाएगी। लेट अस टेक एन कंडीशन फॉर वेलोसिटी। क्यों करना पड़ा वो समझाती हूँ। अब मुझे पता है कि एक्सेलरेशन, अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। बट वही चीज आप पीछे के फॉर्मूले से नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू रिप्रेजेंट इट विद अ जनरल इक्वेशन, एंड दिस द जनरल इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस। अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो कि योर let us consider this is a general equation. Let us consider that your x is at a. अगर आप ये x की जगह पे a डाल दो, you will find that velocity is 0. Means ये particular general equation of velocity आपके SHM में हर जगह अप्लाई होता है। आपको सिर्फ x के डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डालती जानी है और आपको v की वैल्यू at that particular point मिलता जाएगा। So these are the two equations. If you have any doubt, please ask. मैं एक बार डेरिवेशन फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखते जाओ हर एक स्टेप। ओके, लेट्स गो अहेड। हेलो मिस। हाँ बोलो। मैम हम लोग यहाँ पे ओमेगा क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे? इन द टर्म्स ऑफ ओमेगा लाने के लिए, क्योंकि ओमेगा इज अ कांस्टेंट वैल्यू। आप ट्राई करते हो कि जब भी आप कोई एक इक्वेशन लिखते हो, ओमेगा कांस्टेंट कैसे होता है मैम? कांस्टेंट होता है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन योर के एंड एम। आपका के क्या है और आपका एम क्या है, उस हिसाब से वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी परफॉर्म करेगा। दिस इज द पार्ट। आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डिसाइडेड बाय के एंड एम। हमने अब भी यहाँ पे देखा, where k is a force constant and m is the mass of an object. तो एक पर्टिकुलर स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए आपके ओमेगा की वैल्यू विल बी कांस्टेंट till you keep the k and m to be constant. What is k? K is restoring force per unit mass. करेक्ट है? तो ये restoring force per unit mass, restoring force per unit displacement की वैल्यू तो एक स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट होती है ना, वो उतना ही रिस्टोर कर सकता है। आप उससे ज्यादा उसको रिस्टोर करवाओगे वो नहीं करेगा। इट विल नॉट डू। हाँ मिस, वही लीनियर मोशन में हर एंगुलर कैसे आया? लीनियर मोशन में एंगुलर कैसे आया मतलब? ये भी स्प्रिंग और वेट का एग्जांपल तो लीनियर काम करता है ना, उसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम बोलते हो एसी करंट, यू रिप्रेजेंट द एसी करंट बाय दिस, एक्चुअली में वो वेव मूव हो रहा होता है क्या? आपने करंट का पूरा चैप्टर पढ़ लिया, एसी डीसी पढ़ा है। जब आप बोलते हो एसी करंट, उसमें ऐसा कुछ वेव, ऐसा सांप की तरह कोई वेव चलता है क्या? नहीं, वो जब आप बोलते हो साउंड वेव, जब आप बोलते हो साउंड वेव, तो साउंड वेव में वेव चलता है क्या? नहीं। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ वेव। इट्स जस्ट मूव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। वो आगे पीछे। जब आप पानी में ड्रॉपलेट्स डालते हो, जब आप पानी में आप स्टोन फेंकते हो, तो वहां पर जो आप वेव का स्ट्रक्चर देखते हो वो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहे होते हैं। तो जब भी कोई एक चीज एक पर्टिकुलर पॉइंट से आगे पीछे मूव होती है, it means it is repeating itself after interval of time. Okay, so this is what is considered to be your angular frequency. Angular frequency का मतलब है कि कितना एंगल it is covering जब आप उसको साइन ऑफ ओमेगा टी में रिप्रेजेंट करते हो। ग्राफ के रिस्पेक्ट में। हाँ, ग्राफ के रिस्पेक्ट में आपका ये जो बिहेवियर है वो साइन ऑफ ओमेगा, साइन फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। तो साइन थीटा, इट इज एन थीटा ना, सो इसलिए वी आर रिप्रेजेंटिंग इट इन द टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हाँ ओके, मतलब वो सर्कुलर में असली में जो एंगल ट्रैवल कर रहा था वैसा कुछ नहीं हो रहा है ना, बस ग्राफ का वो साइन का एंगल लेके एंगुलर ले रहे हो। एक बात बताओ, जब तुमने सर्कुलर में एंगुलर फ्रीक्वेंसी पढ़ा था वो था क्या? what was the meaning of it? what do you understand by angular frequency? मतलब क्या होता है उसका? एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी? वही नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। वो करेक्ट है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस के टर्म में क्या था? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन अ पर्टिकुलर टाइम, इन अ यूनिट टाइम विल गिव यू द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना? So when you say it is an angular frequency, you talk in the terms of angle. Okay. So when you say that an object is at extreme position, and if you want to represent it in the terms of wave, so what you will say when it is at the extreme position means it is making how much angle? Oh, full मतलब पाई वो क्या?
हाँ, so मैम, you can मतलब reconnect this, you ओमेगा can connect वेव this के to कंसिडरेंस में ही हम लोग पढ़ रहे हैं ना सिर्फ। एग्जैक्टली वेव के कंसिडरेंस में ही पढ़ रहे हैं हम। आप कोई भी चीज आप वेव के कंसिडरेशन में ही पढ़ते हो। यहाँ पे हो क्या रही है, ये ऑसिलेट ही क्यों कर रहा है, एनर्जी फ्लो की वजह से कर रहा है ना। एंड व्हाट इज एनर्जी फ्लो, व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ऑसिलेशन खुद से थोड़ी हो रहा है, ये सारी चीजें जो हो रही है वो तो एनर्जी फ्लो के हेल्प से हो रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो थोड़ा सा रिकनेक्शन करने की कोशिश करो। हाँ बोलो। मैम जैसे वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। एग्जैक्टली। तो मैम लेकिन वो तो जैसे अब कोई चीज अगर कुछ सर्कल में घूमती है तो उसका एंगुलर आता है ना मैम। ऐसा कुछ नहीं है, एंगुलर का मतलब होता है कि फेज, हाउ मच फेज इट हैव कवर्ड। अगर आप उसको वेव के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो हाउ मच फेज इट हैव कवर्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम, यू रिप्रेजेंट योर ओमेगा by 2 pi by t। ओके करेक्ट है ना, यू रिप्रेजेंट दिस इन 2 pi by t, इट सिंपली मींस, और यू रिप्रेजेंट योर n as 1 by t। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि हाउ मच फेज इट हैज कवर्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम। तो अगर मैं इसको रिकनेक्ट करूं, सी एक बात समझने की कोशिश करो, तुम लोग अपने आप को बहुत ही रिजिड कर रहे हो। व्हाटएवर ऑसिलेशन इज टेकिंग प्लेस। हाँ बोलो। मैम फिर यहाँ पर नंबर ऑफ ऑसिलेशन होगा ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हाँ, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होगा। ओके या इट विल बी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। प्रैक्टिकल में कुछ नहीं हो रहा है एक्सपेरिमेंट में, सिर्फ जब हम लोग थियोरेटिकली ग्राफिकल वे में जब पढ़ते हैं तब ये यूज हो रहा है आप ना। जो ग्राफिकल वे में पढ़ते हो ना, वो आप उसके एनर्जी से कनेक्ट करते हो उसको। सी कीप इट इन माइंड कि जब आप एसी करंट को रिप्रेजेंट करते हो, आपका एसी करंट कोई इस तरीके से मूव नहीं होता। ओके, एसी करंट कुछ इस तरीके से मूव नहीं होता, बस वो अपने डायरेक्शन को रिवर्स करता है, जिसकी वजह से उसको इस वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाया जाता है। इट सिंपली स्टेट्स, दिस वेव फॉर्म सिंपली स्टेट्स कि इट इज रिवर्सिंग द डायरेक्शन, दैट्स ऑल। So this is a way of representation. This is just a way of representation. और यहाँ पर जो फेज ये कवर कर रहा है इस पर्टिकुलर टाइम में, that is considered because angle ले रहा है ना वो, it is taking the angle. So that is why it is represented as, here this angle is considered to be that how much phase it is covering in particular time will give you the angular frequency. मतलब यहाँ पे जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं वो पूरा वेव के ऊपर का ले रहे हैं क्या? Exactly. अच्छा, ये मतलब जो वही सिस्टम का कुछ नहीं है, वेव का जो स्टडी है वो उसमें का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। हाँ, Okay, ये जो एनर्जी पास हो रही है उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अभी समझा। बट वहीं पे हम एनर्जी को देख तो नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, हम एनर्जी जो भी काम कर रही है वो ये इसी सिस्टम में काम कर रही है। मुझे पता है कि when it is vibrating at the mean position, at the extreme position, my kinetic energy is totally converted into potential energy. At the mean position, my potential energy is being converted to kinetic energy. तो हम एनर्जी को तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसी सिस्टम के, ये सिस्टम कैसा बिहेव कर रहा है उस बेसिस पे भी डिस्कस। ओके, अच्छा, एक ऑसिलेशन हो गया मतलब 2 पाई कवर हो गया, समझ में आया? एंगुलर ही क्यों लिया, लीनियर भी तो ले सकते थे ना, वो सिस्टम का ग्राफ मतलब ले सकते हो, रिलेशंस तो है ही ना आपके पास, एंगुलर और लीनियर का रिलेशन तो है ही ना, यू कैन गो फॉर इट। हाँ, मतलब वो वाला रिलेशन यूज करके इसको लीनियर भी बना सकते हैं, कन्वर्शन आप कर सकते हो, यू कैन कन्वर्ट इट, नॉट अ बिग डील। बट टू एक्सप्रेस इन मतलब ऐसा एनर्जी के फॉर्म में ना ग्राफ ये वाला लेना पड़ता है। ये सिर्फ इतना भी, सी एक बात समझने की कोशिश करो, ये सिर्फ इतना बोल रहा है कि जैसे आपका साइन फंक्शन बिहेव करता है उसी तरीके से एक ऑसिलेटरी मोशन बिहेव करता है, इट ओबेज द साइन फंक्शन। So you can represent the sine, your oscillatory motion with the help of a sine function. So they are just trying to, मैंने पहले भी बोला जब ओम ने मुझे बोला कि मैम ये साइन है क्या, ये क्वेश्चन आया था ओम की तरफ से, तभी मैंने बोला कि ये सिर्फ एक मूवमेंट हो रहा है जिसको हम किसी मैथमेटिक्स के फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम ये बोल रहे हैं कि वो ऐसा ही बिहेव कर रहा है जैसे साइन फंक्शन बिहेव करता है, तो वी कैन रिप्रेजेंट दैट फंक्शन विद द हेल्प ऑफ अ साइन फंक्शन, दैट्स ऑल। एंड साइन फंक्शन का बिहेवियर इज दिस। So I'm comparing the two. मैं मेरे ऑसिलेटरी मोशन को साइन फंक्शन के बिहेवियर के साथ कंपेयर करके एक इक्वेशन तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ कि ओके, इफ इट इज प्रॉपरली बिहेविंग लाइक अ साइन फंक्शन, तो अगर मैं साइन फंक्शन का हेल्प लेके आगे बढ़ती जाऊँ तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऑसिलेटरी मोशन के एनर्जी को ना मींस कि वो मोशन को ही, पूरे मोशन को ही, उसका मोशन हो ही क्यों रहा है, एनर्जी की वजह से हो रहा है ना।
they all are dependent on each other. अच्छा अच्छा they all are dependent. जब मैंने तुमको स्प्रिंग मास सिस्टम बताया था, when I explained you about the spring mass system, मेरे को पता था कि इस पर्टिकुलर मीन पोजीशन पे अगर मैं हुक्स लॉ के हिसाब से जाऊँ तो यहाँ पे तो फोर्स एंड एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, फिर भी ये ऑसिलेटरी क्यों परफॉर्म किया, क्यों ये आगे शिफ्ट हुआ? क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी वाज मैक्सिमम। मतलब ये यहाँ से आगे बढ़ क्यों रहा है? why it is reversing its direction? क्योंकि at this particular point my energy is maximum. समझा at this so मैं इस पूरे फंक्शन को, इस ऑसिलेटरी फंक्शन को मैं साइन फंक्शन के हेल्प से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसके हेल्प से एक मैथमेटिकल इक्वेशन रेडी कर रही हूँ कि आई कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कंडीशन ऑफ माय सिस्टम। ओके मिस, समझ में आया? हाँ या सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। यहाँ पे ओमेगा इसीलिए लिया क्योंकि आई एम रिप्रेजेंटिंग इट विद द हेल्प ऑफ अ साइन फंक्शन, बिकॉज इट इज एन हार्मोनिक फंक्शन, इट इज बिहेविंग लाइक एन साइन फंक्शन, सो आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट दोस फंक्शंस। मैं उस डिस्प्लेसमेंट को फंक्शंस के टर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। इसीलिए तो मैंने बोला कि एक्स और ओमेगा के टर्म्स में वी आर रिप्रेजेंटिंग, कि अगर समझो एक पर्टिकुलर एक्स कवर हुआ है तो अगर मैं उसको साइन वेव के फंक्शन पे रिप्रेजेंट करूं तो वो पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कहाँ पे जाएगा? समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अब जरा यहाँ पे इस एक्सेलरेशन के हेल्प से इस ग्राफ को जरा देखो। इफ आई से माय ऑब्जेक्ट इज एट x is equals to 0, if I say my object is at x is equals to 0, मैं एक्सेलरेशन को इन द टर्म्स ऑफ ओमेगा रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। If it is x is equals to 0, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, so what I will find? Minus omega square into 0. So acceleration at this particular point will be what? 0. मेरा ऑब्जेक्ट एकदम शांत हो जाएगा, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होने वाला है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। So I am trying to reconnect your displacement with the omega, कि मैं उसको साइन वेव में रिप्रेजेंट कर सकूं, साइन वेव के ग्राफ से उसकी चीजों को पढ़ सकूं, क्योंकि मैं डायरेक्ट मेरे सामने कोई चीज ऑसिलेट हो रही है मैं कुछ नहीं कर सकती जब तक मेरे पास कोई एक लैंग्वेज नहीं है उसको समझने के लिए। सो साइन इज दैट लैंग्वेज, फंक्शंस आर दोस लैंग्वेज जिसके हेल्प से आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट द थिंग्स एंड आई एम गोइंग अहेड। प्लीज मैंने कुछ तो भेजा है, समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझा व्हाई दिस ओमेगा इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड? लेट्स गो अहेड नाउ। Okay, so first it was the acceleration, d square x by dt square plus omega square x is equals to 0. d square x by dt square is equals to minus omega square x. d square x by dt square is your acceleration, is equals to minus omega square x. Now this is an equation for your, this is a relation between the acceleration and the displacement of an object in the terms of omega. You can represent it in the terms of k by m also. बट k by m हमको पता है वो k by m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप चाहिए तो आप ओमेगा स्क्वायर के बदले आप k by m भी सब्स्टिट्यूट करके चल सकते हो। बट दे हैव फाउंड दैट कि जिस तरीके से साइन फंक्शन में ओमेगा स्क्वायर काम करता है वही चीज यहाँ पे k by m कर रहा है। दैट्स व्हाई दे हैव रिप्लेस्ड इट, बाकी कोई कुछ अलग नहीं है। जिस तरीके से वहां पे ओमेगा स्क्वायर, जो काम ओमेगा स्क्वायर का था, जो काम वो ओमेगा स्क्वायर, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वहां पे कंसीडर हो रही है, वही चीज यहाँ पे k by m दे रहा है। इसलिए I have replaced k by m as omega square. आपको चाहिए आप k by m करके कंटिन्यू करो, नो इशू, ठीक है। बट उनको ये बात पता चली कि k by m is a constant value and you know angular frequency is also a constant value. So let's go ahead. d square x by dt square is equals to minus omega square into x. This is for the velocity. d square x by dt square can be written as d by dt, dx by dt is equals to minus omega square x. dx by dt is v, so this becomes dv by dt is equals to minus omega square. आपको यहाँ पे v नहीं मिला है, आपको यहाँ पे dv मिला है, हमको dv नहीं चाहिए, हमको v चाहिए। Okay, now what you are going to do? Let's represent this as multiply and divide by dx. When you multiply and divide by dx, dv by dt into dx by dt.
So next, dv by dt into dx by dx is equals to minus omega square x. अब माइनस ओमेगा स्क्वायर के बदले k by m करके कंटिन्यू करोगे, कोई इशू नहीं है. दिस दे हैव जस्ट मॉडिफाइड द इक्वेशन. इक्वेशन को उन्होंने मॉडिफाई किया है कि सिंपल इक्वेशन बनता जाए. आप जब भी ओमेगा कैलकुलेट करोगे आप k by m के हेल्प से ही कैलकुलेट करने वाले हो. ओके, सो dv by dx dot dx by dt is equals to minus omega square x. dx by dt is what? b. ये एक dx को यहाँ भेज दो, this will become b dv is equals to minus omega square x dx, taking integration on both the sides. b dv is equals to minus omega square integral of x dx. omega is constant, इसलिए बाहर निकला है. Angular frequency for a particular system, for a particular spring mass system is constant. So this becomes v square by 2 minus omega square x square by 2 plus c, where c is constant of integration. Let's take an initial condition so that we can calculate the c. Initial condition I am taking at the extreme position. Extreme position दो है हमारे पास, एक प्लस है और एक माइनस है. मैंने प्लस है लेके कंसीडर किया है. So at the extreme position my velocity is 0. 0 is equals to minus omega square a square by 2 plus c. You will get the c value as omega square a square by 2. Next, when you substitute it, you'll get v square is equals to minus omega square x square plus omega square a square. Omega square common करोगे, you will get the equation as v square is equals to omega square bracket में a square minus x square. So a is equals to plus minus omega under root of a square minus x square. So a is equals to minus omega square. This was the relation between acceleration and displacement. This is the relation between velocity with the help of an omega, a and x. आप omega जब भी calculate करोगे आप k by m के help से करोगे. Not a big deal. मैंने समझाया कि यहाँ पे हमने ओमेगा क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट अवर फंक्शन विद द हेल्प ऑफ एन हार्मोनिक फंक्शन, बिकॉज़ अवर मोशन इज एन हार्मोनिक मोशन, सो इट विल ओबे हार्मोनिक फंक्शन. दैट्स व्हाई दिस ओमेगा इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड. k by m is being the value of an omega square, sorry. So this was all about the velocity का relation. Now let's calculate the displacement of a particle. हेलो मिस. हाँ बोलो. अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन द टर्म्स ऑफ साइन जरा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. जैसे कि मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला कि अगर x को आप साइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो तो आपको समझेगा कि ओमेगा कहाँ से आया. मैंने कुछ चीजें आपको पहले से ही समझा दी. अब वो उसी चीज को हम ट्राई करेंगे कि हम साइन के टर्म्स में कैसे x को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा, मैम ऐसे कैसे आप x को साइन ओमेगा टी ले रहे हो. वो चीज आपको यहाँ से समझेगी कि हाउ यू कैन टेक x एज अ साइन ओमेगा टी. यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस वेलोसिटी. लेट्स गो अहेड. v is equals to, let us take plus omega. प्लस माइनस ओमेगा है, मैं प्लस के साथ जा रही हूँ. a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मुझे पता है v क्या है. dx by dt is equals to omega into अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. करेक्ट है. अब इसको जरा नीचे भेज देते हैं. dx by अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर is equals to omega t, taking integration on both the sides. Sorry, this is dt. Taking integration on both sides. ये चीजें आप पढ़ोगे आगे जाके कि इस तरीके से. दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल सेपरेबल मेथड. इसमें x वाले टर्म को x वाले के साइड भेज दिया जाता है और जो दूसरा टर्म है उसको दूसरे वाले के साइड भेज दिया जाता है. दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल सेपरेबल इंटीग्रेशन. सो अगर तुम इसको ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन में कहीं पर तुमने इसका डिफरेंशिएशन में तुमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है, आपको शायद इनवर्स वाला पार्ट हुआ है. सो ये कुछ इनवर्स को ही रिप्रेजेंट करने वाला है. ओके, सो if you go for the integration of dx upon under root of a square minus x square, it becomes sine inverse of x by a. This is a formula. Integral of dx upon under root of a square minus x square is sine inverse of x by a. And dt का integration is simply t, omega t plus
there will be an integration constant again, and that integration constant I am representing by phi, क्योंकि पहला integration constant मैंने c से represent किया था. Now what? Sin को यहाँ भेज दो. What you will get? x by a is equals to sin inverse को यहाँ भेजोगे तो sin बन जाएगा sin of omega t plus phi. So a यहाँ भेज दो. x is equals to a sin of omega t plus phi. This shows that you can represent the x in the terms of sin function. ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा था आगे पीछे, ये जो आपका स्प्रिंग मूव हो रहा था, उसको आप साइन फंक्शन के हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हो. दिस शोज दिस. अब ये फाई डिसाइड करेगा कि आप कौन से पोजीशन पे बात कर रहे हो. ये कंडीशंस हम लेंगे. लेट्स टेक द केसेस कि फाई क्या डिसाइड करता है. व्हाट इज दिस कांस्टेंट? ये फाई हम कैलकुलेट करते हैं ना हमेशा. लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट दिस फाई. ये फाई कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है क्या. हमारा इक्वेशन क्या आया था मॉडिफाई करने से पहले? इट वाज साइन इनवर्स ऑफ x by a is equals to omega t plus phi, where this phi is constant of integration. अब कैलकुलेट करते हैं फाई. मैंने पहले ही बोला था फाई निकालने के दो तरीके होते हैं. उसका मीन मीन कंडीशन ले लो. अगर लेट अस कंसीडर कि मीन कंडीशन मैंने मीन पे लिया. मैंने बोला मेरा ऑसिलेशन मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है. My oscillation starts from mean position. So when it starts from mean position, x is equals to 0 at time t is equals to 0. Time t equals to 0 का मतलब ये है कि ये टाइम से मैंने ऑब्जर्वेशन शुरू किया है. Time t equals to 0 का मतलब ये नहीं होता कि इवेंट खत्म हो गया है. मैंने यहाँ से शुरू किया है, मतलब मैं वो पर्टिकुलर टाइम जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया मैंने, that time I'm considering t is equals to 0. But x is equals to 0, t is equals to 0, and we'll get the equation as ये 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म. This will be 0. Correct. So what will be phi? Phi is equals to sin inverse of x by a. ये 0 हो जाएगा. So ये कब पॉसिबल है? When this term will go to 0. ये कब पॉसिबल है? Either आपका जो पार्ट है वो 0 पे हो या पाई पे हो. Because sin का फंक्शन कब 0 को रिप्रेजेंट करता है? When it is 0. When either it is at 0 or it is at pi. So you'll get the sign as, you'll get the pi value as sin inverse of x by a. This will either correspond to 0 or it will correspond to pi. Okay. ये दो functions पे आपको point पे मिलता है कि when you will find. अगर आप यहाँ पे देखो, so ये जो part है, ये या तो यहाँ पर 0 होगा when x is equals to 0, या तो यहाँ पे 0 होगा, या तो 2 pi पे 0 होगा. समझ में आ रहा है? So when it will be 0, either it will be 0, pi, 2 pi. At this particular points it will be 0. So if I take x is equals to 0, I'll take pi is equals to 0. So your equation becomes x is equals to a sin of क्या था? omega t plus phi. पर phi तो 0 हो गया. So your equation becomes x is equals to a sin of omega t. Hope you are clear with this mathematical equation. कैसे आया? ध्यान से देखो और समझो. ये स्टेप जरा गो थ्रू करो. मैंने कंडीशन लिया है कि my wave is moving from x is equals to 0. If my wave is moving from x is equals to 0 means it is starting from here. And when it is starting from here, at time t is equals to 0, I'll find that x is equals to 0. वो कब 0 का वैल्यू लाता है? When you get the 0 value, when either you are at mean position, when you are at the mean position पे आप कौन से एंगल पे आते हो? Either you come at 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi. But when I say x is equals to 0 means I'm starting from here. My observation has been started from here. So my pi is equals to 0. Are you clear? Are you clear with the thing? So pi can be 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, anything. But I am going for a particular एक single oscillation लिया.
सो इट इज 0 पाई, 0 पाई एंड 2 पाई से तो वापस नया एक स्टार्ट हो जाता है, तो 0 एंड पाई फॉर अ सिंगल ऑसिलेशन, 2 पाई से तो इट अगेन स्टार्ट्स। हाँ, जब भी आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालते हो आप इनिशियल कंडीशन लेते हो। अब जरा एक चीज देखते हैं, जब मैंने इनिशियल कंडीशन x इज इक्वल टू 0 पे लिया तो मेरा फंक्शन किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, x इज इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t। अब ट्राई करते हैं इसको कि मेरा इनिशियल कंडीशन मैक्सिमम पॉइंट पे है प्लस माइनस a, देखते हैं फाई की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, जब मेरा इनिशियल कंडीशन मैंने समझो लिया कि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, सॉरी इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्सिमम पोजीशन, मेरा जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है मैंने मेरा पेंडुलम को ऊपर से छोड़ा है, मतलब मेरा स्टार्टिंग कंडीशन मैंने लिया इट इज एट द एक्सट्रीम पोजीशन। लेट्स गो अहेड, ट्राई टू फाइंड, ट्राई करोगे at time t is equals to 0, of course my observation started from there, so if I substitute, what was the condition, x is equals to a sin of omega t, तो 0 हो गया because time is 0, sin of phi। अब अगर मैंने x को a लिया, मेरा x जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मैं कहां से स्टार्ट कर रही हूँ, मैं a से स्टार्ट कर रही हूँ, लेट्स टेक पॉजिटिव a, so sin of phi is equals to a by a, that is 1, so phi is equals to sin inverse of 1, sin phi 1 कब आता है, when your phi is pi by 2, 3 pi by 2 and so on, correct। so let's take this particular first condition, क्योंकि पहला extreme position से start कर रहे हैं, पहला observation है। so if I substitute this here in this original value, x is equals to a sin of omega t plus pi by 2, sin of theta plus pi by 2 क्या होता है, it is your cos theta, so you got the equation as x is equals to a cos of omega t। मतलब अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट को इस फंक्शन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और स्टार्ट करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट को इस फंक्शन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। दिस इज द फॉलोइंग कंडीशंस। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, और इफ यू वांट